मेकर्स एंड टेकर्स बाय राना फरूहर। ग्रेट डिप्रेशन की तरह ग्रेट रिसेशन ने भी फाइनेंशियल सिस्टम को हिला दिया था। आज के दौर में ये सवाल कितना वाजिब हो जाता है कि कोई भी चीज़ हम क्यों देखें या सुने। आज के समय में कोई भी इंसान बिना फ़ायदे के अपना एक सेकंड व्यर्थ नहीं करना चाहता है। ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन इस किताब के लिए पहले से ये बता पाना मुश्किल है कि आप इसे क्यों पढ़ें या सुनें। इसके पीछे का कारण साफ है। वो ये है कि इस किताब से आपको इकोनॉमिक्स की इतनी ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों से कुछ कदम आगे रहें, या फिर आपको भी पता होना चाहिए कि इस दुनिया में चीज़ें कब और क्यों होती हैं, तो आपको इस किताब की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। इस किताब में 29 अक्टूबर 1929 की घटना को भी बारीकी से कवर किया गया है। ये वही दिन था जिस दिन दुनिया का मार्केट क्रैश कर गया था। हजारों की संख्या में छोटे से बड़े इन्वेस्टर्स ने अपने पैसों को खो दिया था, जिसकी वजह से 1930 में ग्रेट डिप्रेशन ने दस्तक दे दी थी। फिर कुछ ऐसा ही साल 2008 में भी देखने को मिला था। तो फिर देर नहीं करते हैं और इन दोनों पहलू के पीछे के कारणों को समझने की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 20वीं सदी के शुरुआती साल पश्चिमी जगत के लिए काफ़ी मुश्किल भरे रहे। 1914 से 1918 के बीच पहला विश्व युद्ध लड़ा गया। जंग के खत्म होने से लोगों ने राहत की सांस ली ही थी कि 1918 में फ्लू महामारी फैल गई। स्पेनिश फ्लू के नाम से मशहूर हुई इस महामारी ने करीब 5 करोड़ लोगों की जान ली। इन दोनों ही घटनाओं का अमेरिका पर भारी असर हुआ, लेकिन 1920 का दशक अमेरिकी लोगों के लिए समृद्धि लेकर आया। 1920 से 1929 के बीच देश की संपत्ति दुगनी हो चुकी थी। पहली बार गांव में कम और शहर में ज्यादा लोग रहने लगे थे। पूंजीवाद का उत्थान हो रहा था। देश भर में चेन स्टोर खुल गए थे। लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ गई थी और इसने उनके जीने के तरीकों को ही बदल दिया था। चाहे रेडीमेड कपड़े हों या रसोई में इस्तेमाल के उपकरण, वॉशिंग मशीन या वैक्यूम क्लीनर, अमेरिकी लोग सामान खरीदते नहीं थक रहे थे। समृद्धि के इस दौर को इतिहास में रोरिंग 20s का नाम दिया गया। ये वो दौर था जब अमेरिका में लोगों ने कारें खरीदना शुरू किया था। 20 के दशक के अंत तक हर 5 अमेरिकियों पर सड़कों पर एक कार मौजूद थी। लेकिन इतना सब खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा कहाँ से आ रहा था? दरअसल अमेरिकी बैंकों ने लोगों को क्रेडिट यानी लोन लेना सिखा दिया था। लोगों के लिए ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। अब बात ग्रेट डिप्रेशन के दौर की होगी। एक दूसरा करिश्मा था स्टॉक मार्केट। पैसा लगाओ, इंतजार करो और उसे बढ़ता हुआ देखो। देश के बड़े बड़े व्यवसायी हों, नौकरी पेशा लोग या फिर झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा चलाने वाले, हर कोई स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहता था। शेयर बाजार इस कदर बढ़ता चला गया कि अगस्त 1929 में ये अपने शिखर तक पहुंच चुका था। अगस्त 1929 तक बैंकों के ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया था कि उन्हें चुकाना मुमकिन नहीं रह गया था। अब लोगों की खरीदने की क्षमता कम होने लगी थी। बाजारों में सामान नहीं बिक पा रहा था। इस कारण उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। इस हाल में महंगाई भी बढ़ गई। 24 अक्टूबर 1924 को घबराहट में आकर निवेशकों ने इतने शेयर बेच डाले कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। ये दिन इतिहास में ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना गया। इस दिन रिकॉर्ड 1.29 करोड़ शेयर्स खरीदे बेचे गए। इसके 5 दिन बाद 29 अक्टूबर को निवेशकों में और भी ज्यादा असमंजस दिखा। ब्लैक ट्यूसडे के दिन पहले से भी ज्यादा 1.6 करोड़ शेयर्स बेचे गए। लाखों शेयर्स कौड़ियों के भाव पहुंच गए। बाजार में हुई इस गहरी उथल पुथल के नतीजे में कई फैक्ट्रियां बंद हो गईं। लाखों की तादाद में नौकरियां गईं। जो नौकरियां बची भी, उनके भी वेतन में भारी कटौती हुई। बैंक से लोन लेकर आलीशान जिंदगी जी रहे लोग अब कर्ज में डूब गए थे। 1930 में 40 लाख अमेरिकी बेरोजगार हो चुके थे। 1931 आते आते ये संख्या बढ़कर 60 लाख हो गई थी। कंपनियां शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहती थीं। किसी भी देश का इकोनॉमिक सिस्टम भी आम जिंदगी की तरह ही होता है। अगर कोई स्विमिंग पूल में नहाते वक्त उसके पानी को गंदा करता है, तो धीरे धीरे पूरा पुल का पानी गंदा हो जाता है।
कुछ इसी तरह किसी भी देश की इकोनॉमी भी काम करती है। जो कुछ भी फाइनेंस के साथ होता है वो पूरी अर्थव्यवस्था को इफेक्ट करता है। इसी के साथ ऑथर कहते हैं कि 15 सितंबर 2008 को अमेरिका में इसी लेन देन में लीमन ब्रदर्स बैंक ने दिवालिया होने की याचिका दायर की थी। इसके बाद ही अगले एक दशक तक पूरे विश्व में इस मंदी का असर देखा गया था। मंदी के दौरान अमेरिका के 2 सबसे बड़े बैंक्स बंद हो गए थे। लीमन ब्रदर्स का पतन एक बड़ा सबक है। बड़े से बड़े अर्थशास्त्री भी इसका अनुमान लगाने में विफल रहे। इसमें सुधार के लिए बड़ा घटक है फाइनेंस क्षेत्र में महिला नेतृत्व बढ़ाना। अमेरिका के बड़े बैंक लीमन ब्रदर्स की विफलता एक अपमानजनक पल था। 10 साल पहले आर्थिक मंदी के दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था को 6 से 14 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। इसके साथ ही देश के 2 सबसे बड़े बैंक्स भी पूरी तरह से दिवालिया होकर समाप्त हो गए थे। ऐसे आई थी साल 2008 की मंदी। अब समय आ गया है कि आपको साल 2002 के आसपास लेकर चलते हैं। वो एक ऐसा दौर था जब अमेरिका में होम लोन सस्ता और आसान होने से प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ रही थी। याद रखिए कि डिमांड बढ़ने के साथ साथ दाम भी बढ़ने लगते हैं। उस समय भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा था। तेजी के दौरान लीमन ने लोन देने वाली 5 कंपनियां खरीदी थीं। ऊंची कीमत पर प्रॉपर्टी की डिमांड कम हुई तो दाम घटने लगे। कर्ज डिफॉल्ट शुरू हो गया। नतीजा, मार्च 2008 में अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी होम लोन कंपनी बियर स्टर्न्स डूब गई। फिर देखते ही देखते 17 मार्च की तारीख भी आ गई। उस दिन की सुबह ही लीमन के शेयर्स 48% गिरे तो फिर कभी उठ नहीं पाए। कोरिया डेवलपमेंट बैंक द्वारा इसमें निवेश और बार्कलेज में विलय की बात नाकाम रही तो 15 सितंबर 2008 को इसने बैंक्रप्सी के लिए आवेदन कर दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि रेगुलेटर्स ने इससे कोई सीख नहीं ली। वे अब भी बैंकों को प्रॉपर्टी लोन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इतनी बड़ी आर्थिक मंदी का जिम्मेदार करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को बताया गया था, लेकिन आरोप केवल 6 पर ही सिद्ध हो पाए थे। आपको बता दें कि फाइनेंस की दुनिया में बैंक ही इकलौते खिलाड़ी नहीं हैं। पिछले दशक में कई बड़े बॉन्ड्स ने फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा है। पहले के समय में जो काम केवल बैंक्स करते थे, अब वो काम बड़े और छोटे बॉन्ड्स भी करने लगे हैं। आज के समय में हर एक बड़ी कंपनी की एक लेंडिंग यूनिट तैयार है, जिसका काम बैंक की तरह लोगों को लोन देना है। समय के साथ इन लेंडिंग यूनिट्स ने काफी सफलता भी पाई है। इनकी सफलता की वजह से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2008 क्राइसिस से पहले जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई अपने स्टॉक्स को बढ़ाने के लिए बिजनेस को खरीदने बेचने में बिजी थी। 2008 की क्राइसिस में जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई की गलत नीतियों का भी काफी योगदान रहा था। बता दें कि आर्थिक मंदी के दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था को 6 से 14 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। 2008 की क्राइसिस को अमेरिका के लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। जरा सोचिए कि क्या हो अगर कोई आपका घर आपसे छीन ले और फिर उसी का आपसे रेंट मांगे। ये सुनने में ही अजीब लग रहा है ना? लेकिन ऐसा ही कुछ 2008 की क्राइसिस के दौरान लोगों के साथ हुआ था। उस दौर में मार्केट इतना खराब हो चुका था कि बैंक लोगों से घर लेकर उसे रेंट में देने लगे थे। यही वजह थी कि मंदी के दौरान और बाद में अमेरिका में घरों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उस दौर में लो कॉस्ट होम्स को इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स ने खरीद लिया था और उन घरों को भाड़े में उठाने का काम शुरू कर दिया था। ये उस समय का सबसे मुनाफे वाला बिजनेस हुआ करता था। आपको बता दें कि ब्लैकस्टोन ग्रुप इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 46,000 घर खरीद लिए थे। कंपनी की इसी बिजनेस से 1.9 बिलियन डॉलर्स मंथली कमाई हो रही थी। यही वजह थी कि बहुत सारे मिडिल क्लास परिवारों को उनका घर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सस्ते घरों को महंगी कीमत देकर इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स ने खरीद लिया था। 2008 की मंदी और डेटा का खेल भी समझिए। आपको बता दें कि 2008 का जो आर्थिक संकट था वो पूरी तरह से फाइनेंशियल मार्केट और डिमांड में आई कमी से आने वाला संकट था। तब फाइनेंशियल मार्केट में गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे लोगों का बाजार पर भरोसा टूटा। इससे निवेश पर असर पड़ा और बेरोजगारी बढ़ी और डिमांड घट गई। क्या लीमन सिस्टर्स होती तो न होती मंदी?
लेगार्ड ने अपने ब्लॉग में लिखा कि कहीं 2008 में अगर अमेरिका में लीमन ब्रदर्स की जगह लीमन सिस्टर्स होती तो फिर आर्थिक मंदी नहीं होती। अभी भी ब्रिटेन के 4 दिग्गज बैंकों के सीईओज पुरुष हैं। वहीं एफटीआईज में शामिल 100 बड़ी कंपनियों के बोर्ड में महिला डायरेक्टर्स का अनुपात गिरता जा रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी महिलाओं की लीडरशिप उल्लेखनीय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी क्रिस्टीन लेगार्ड ने एक चेतावनी भरा ब्लॉग लिखा है। उन्होंने कहा है कि हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अभी भी पुरुषों का वर्चस्व है। बैंकिंग सेक्टर में अभी भी बड़े सुधार करने की जरूरत है। इस मंदी की उपज तो अमेरिका में हुई थी, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में 2 से 3 सालों तक देखने को मिला था। एक नज़र इस डेटा में भी डालना जरूरी है। आपको बता दें कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों में 2018 तक सिर्फ 24 महिला सीईओ रह गई हैं। 2017 में इनकी संख्या 32 थी, यानी इनकी संख्या में 25% की कमी आई है। लीमन ब्रदर्स का पतन एक बड़ा सबक है। बड़े से बड़े अर्थशास्त्री भी इसका अनुमान लगाने में विफल रहे। इसमें सुधार के लिए बड़ा घटक है फाइनेंस क्षेत्र में महिला नेतृत्व बढ़ाना। अमेरिका के बड़े बैंक लीमन ब्रदर्स की विफलता एक अपमानजनक पल था। फाइनेंशियल सिस्टम को फिक्स करना ही होगा। सोमवार 29 सितंबर 2008 को जब अमेरिकी बाजार खुले तो गिरावट के कई पुराने रिकॉर्ड्स टूट गए। बाजार के प्रमुख इंडेक्स डाउ 7%, S&P 500 इंडेक्स 8.8% और नैस्डैक 9% टूटे। यूएस मार्केट में इससे पहले 1987 में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। आपको बता दें कि एक दिन की भारी बिकवाली में अमेरिकी बाजार की वैल्यू करीब $1.2 ट्रिलियन घट गई थी, जो कि उस समय भारत की कुल जीडीपी के बराबर की रकम थी। बाजार के दिग्गज स्टॉक्स जैसे एप्पल 18%, सिटी ग्रुप 12%, जेपी मॉर्गन 15% तक टूटे। बड़े बैंकिंग शेयर हों या रीजनल बैंकों के शेयर्स, सभी में भारी बिकवाली रही। ऐसा माना जाता रहा है कि आर्थिक मंदी के पीछे लीमन ब्रदर्स सबसे बड़ी वजह रहे। इसके पीछे के कारणों के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में डिस्कशन किया है। बीता हुआ कल बुरा हो या अच्छा नई सीख देता है, लेकिन हालात अगर अनुकूल ना हो तो बीता हुआ कल वर्तमान को और भी बुरा बना देता है। इतनी गूढ़ बातें इसलिए क्योंकि आज ही के दिन ठीक 14 साल पहले 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी के चलते दुनिया भर के बाजारों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई थी। ठीक 14 साल बाद आज भी हालात मंदी के ही बन रहे हैं। दुनिया भर के जानकार यही मानकर चल रहे हैं कि कम से कम 2022 में 14 साल पुरानी स्थिति न तैयार हो। इसलिए सरकारों को फाइनेंशियल सिस्टम को फिक्स करना ही होगा। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि किसी भी देश के फाइनेंस का एक ही मकसद होना चाहिए, वो ये कि उसे देश के बिजनेस और इकॉनमी को आगे बढ़ाने का काम करना है। इसके लिए सबसे पहले सरकारों को बैंकिंग सिस्टम को सुधारना होगा। इसके लिए उन्हें सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी तरह से खत्म करना होगा। अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए इनकम टैक्स में कटौती को एक उपाय के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैक्स में कटौती इकोनॉमी की माली स्थिति को सुधारने के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं है। भारत को लेकर इसका मुख्य कारण ये है कि भारत में टैक्स पेयर्स की संख्या काफ़ी कम है और जो लोग आयकर देते हैं उन्हें आयकर में मामूली कटौती का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार यदि आयकर में कटौती को एक उपाय के रूप में अपनाया जाता है तो इसका फायदा काफ़ी सीमित लोगों तक पहुंचेगा। कुल मिलाकर 1930 के ग्रेट डिप्रेशन और 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण लापरवाही और अनरेगुलेटेड रिस्की फाइनेंशियल एक्टिविटी थी। 15 सितंबर 2008 को अमेरिका में इसी दिन लीमन ब्रदर्स बैंक ने दिवालिया होने की याचिका दायर की थी। इसके बाद ही अगले एक दशक तक पूरे विश्व में इस मंदी का असर देखा गया था। मंदी के दौरान अमेरिका के 2 सबसे बड़े बैंक बंद हो गए थे।